सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये हमारा फर्स्ट क्लास होने वाली है हमारे इस चैनल पे डिफेंस वाइब पे आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ इंडियन जोग्राफी के बारे में। इंडियन जोग्राफी और हम यहाँ स्पेसिफिक जो चीज़ें होंगी, हम किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम होगा उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उस चीज़ को डेप्थ से जानेंगे। और हम लोग यहाँ जो मेनली फोकस रखेंगे वो हमारे डिफेंस एग्ज़ाम होते हैं, उन पे फोकस रखेंगे। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे ये क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो मेन फोकस एग्ज़ाम होगा वो इस बार होगा CDS 1 होगा 2024 का, क्योंकि इस बार जो CDS 2 हुआ है 2023 का, इसमें ज्योग्राफी का जो अच्छा खासा पोर्शन आया है, मतलब एक एवरेज से अबव क्वेश्चन आए हैं। पहले जैसे ज्योग्राफी का जो योगदान रहता था आपके लोगों के एग्जाम में, उससे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इस बार ज्योग्राफी ने। जैसे पहले का जो पोर्शन मैं आपको बताऊं, तो पहले ज्योग्राफी 13%, 13.5%, 14%, बस इतना ही योगदान रख पाती है। लेकिन इस बार ज्योग्राफी का जो टोटल एवरेज रहा है वो बहुत ज़्यादा रहा है, वो 20% से ज़्यादा रहा है, 20% से ज़्यादा। ठीक है, 25 क्वेश्चन के अराउंड इस बार ज्योग्राफी पूछे गए हैं CDS में। तो हम उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार यहाँ ज्योग्राफी आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ना और अच्छे से ध्यान लगा के एक अच्छे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना, जिससे कि आप लोग उनको एक टाइम के बाद अच्छे से रिवीजन कर सको उन सब चीज़ों का। ये नहीं कि आप लोग वीडियो देखा और छोड़ दिया आप लोगों ने। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हमारे लोकेशन ऑफ इंडिया की। अब स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें पूछी जाती है एग्ज़ाम में, जैसे हमें पूछ लिया जाता है, छोटे मोटे एग्जाम होते हैं जैसे SSC वगैरह, इन सभी का एग्ज़ाम। तो एरिया वाइज, भारत का क्षेत्रफल वाइज स्थान कौन सा है, मतलब यहाँ से कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लगा के और इधर अरुणाचल प्रदेश तक, जो ये पूरा एरिया है ये कितना है। तो हमसे कई बार एग्जाम में ये सब पूछ लिया जाता है। और ये कौन से स्थान पे है हम विश्व में एरिया वाइज। तो ये पूरा जो एरिया है, मतलब क्षेत्रफल बोलते हैं जिसे, वो है हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और हम वर्ल्ड में एरिया वाइज हैं 7वां बड़ा देश है, हम 7वां स्थान रखते हैं हम क्षेत्रफल वाइज। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ 7वां स्थान रखते हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल इतना बड़ा है। तो आप इसे याद रख सकते हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के उससे एक पॉइंट याद रख सकते हैं, इतना है। और अगर डेप्थ में पूछा जाए तो इतना याद रखना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वो है। और ये जो एरिया है 32,87,263, ये जो वर्ल्ड, मतलब जो अर्थ है हमारा, जिसमें पूरा वर्ल्ड बसा हुआ है ना, उसकी जो टोटल वो है पृथ्वी है, उसका जो सरफेस है, उसका हम लोग अपने पास एक्वायर करते हैं। इंडिया एक्वायर टोटल सरफेस ऑफ अर्थ 2.4%, 2.4% है। तो मतलब कि हमारे पास अगर 100 किलोमीटर का एरिया है, तो उसमें से 2.4 किलोमीटर का एरिया भारत अपने पास रखता है। तो ये हमारे एरिया की बात हो गई। और इस एरिया में 2.4 में हम दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखते हैं, दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखते हैं, वो है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे पास जो डेटा है वो रखते हैं हम। तो वो है 17% के अराउंड हम यहाँ रखते हैं, 17 पॉइंट कुछ %। तो आप 17% याद रखें। अभी हम लोग इस जनसंख्या के अनुसार, तो हम लोग 2011 की जनसंख्या के अनुसार तो हम सेकंड लार्जेस्ट कंट्री हैं। लेकिन अभी जो न्यू डेटा आया है हमारा इंडियन गवर्नमेंट का, उसके अनुसार, या फिर WHO का है, IMF का है, उनके अनुसार हम लोग वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री हैं जनसंख्या में। तो आप याद रखना, हम जनसंख्या वाइज तो पहले हैं, फर्स्ट कंट्री हैं हम जनसंख्या वाइज, और 7वां कंट्री हैं हम अपने एरिया के अनुसार।
जनसंख्या और 7वां कंट्री है हम अपने क्षेत्रफल के अनुसार। ये चीज़ें याद रखने की हैं जो आप याद रख सकते, ये वन डे एग्जामिनेशंस में मैक्सिमम पूछ ली जाती हैं ये चीज़ें, तो आप उन्हें याद रखें। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया के बारे में। ये हमारी बेसिक जानकारी थी, वो मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं हमारे देश के भौगोलिक स्थितियों के बारे में। तो अब हम यहाँ बात करने वाले हैं हमारा जो 2.7% है, सॉरी 2.4% हमारे पास जो हिस्सा है टोटल लैंड का, वो भी अपने आप में एक 100% डिजिट है। तो इसमें से कितना भाग मैदान है, कितना भाग पठार है, कितना भाग पर्वत है, ये सब भी हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो हम इसे 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 4 हिस्सों में डिवाइड करके फिर लिखेंगे, और उसका परसेंटेज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो उसे अच्छे से याद रखना, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या फिर CDS में स्टेटमेंट दे के पूछ लेगा, NDA में स्टेटमेंट दे के पूछ लेगा, FCAT में पूछ लेगा। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से याद रखें। जो हमारा टोटल लैंड एरिया है हमारे पास, पहाड़ सब कुछ मिलाकर, वो है 2.4% पूरे अर्थ का हमारे पास। तो उसमें से जो पर्वत हैं, पर्वतीय भूभाग है, पर्वतीय भूभाग है, उसका एक स्पेसिफिक नंबर है, तो वो है हमारे पास 10.7%। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो होगा वो पहाड़ियाँ होगा, पहाड़ियाँ होंगी, जो हमारे पास हैं 18.6%। अगर आप लोग जानते हो पर्वत और पहाड़ी में डिफरेंस, तो अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर होता है। तो पहाड़ी और पर्वत, चलो मैं बताता हूँ। पर्वत हाइट में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और पहाड़ियाँ हाइट में छोटी होती हैं, और ये ऐसे एक स्पेसिफिक रीजन में नहीं होती, ये कहीं भी मिल जाएंगी आपको। पहाड़ियाँ, छोटी मोटी पहाड़ियाँ हर जगह मिल जाती हैं, लेकिन पर्वत श्रृंखलाएँ स्पेसिफिक होती हैं, जैसे हिमालयन है, अरावली है, और नीचे की तरफ जाते हैं महेंद्रगिरी वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो है, ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट पे पर्वत श्रृंखलाएँ वो हैं, वो एक पर्वतीय भाग है। लेकिन पहाड़ियाँ हमें कहीं भी मिल जाती हैं, हमारे गाँव में अक्सर मिल जाती हैं छोटी पहाड़ियाँ, जैसे हमारा राष्ट्रपति भवन है वो हिल्स पे बना हुआ है। तो ऐसे हील, मतलब हील बोलते हैं हम इन्हें बेसिकली। और अगर आप लोग किसी गांव से बिलोंग करते हैं ना, तो डूंगरियाँ बोलते हैं इन्हें, डूंगरियाँ। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखा करो। तो अगर आप कहीं गांव से हो तो आपको पता रहेगा कि डूंगरियाँ बोलेंगे इन सब चीज़ों को। खासकर आप राजस्थान से हो तो यहाँ पे डूंगरियाँ बोलते हैं, जो भी ईस्टर्न राजस्थान में मैक्सिमम ऐसा बोला जाता है। थर्ड जो इन चीज़ों में होगा वो होगा पठार मैदान, पठार होगा, जैसे दक्कन वाला पठार है, ये छत्तीसगढ़ इन साइड में पठार है, मतलब ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ समतल भाग, मतलब वो यानी होंगे तो उसमें पत्थर ही, लेकिन वो समतल होंगे, पठार भाग। जो हमारे टोटल लैंड है उसका 27.7% घेर रखा है। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताओ फोर्थ नंबर पे क्या है। एक बार रोको वीडियो यहीं, और यहीं से सीधा मुझे बताओ कि फोर्थ नंबर पे क्या आएगा। आप लोग अगर कमेंट कर दिया है तो फोर्थ नंबर पे आएगा हमारे पास हमारा समतल मैदान, जो हमारा भूभाग है। मैदान किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए, बसावट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हर तरह से। क्योंकि मैदान होते हैं, वहाँ की जो लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है, पहाड़ों में कम जनसंख्या निवास करती है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि 2.4% को अगर 100% है तो उसमें 4 तरह की हमारी लैंड है उसे बांटा गया है। पहला है पर्वतीय भूभाग, जो हमारे पास 10.60% का हिस्सा रखती है। दूसरा है पहाड़ियाँ, जिन्हें हम डूंगरियाँ भी बोलते हैं, हिल्स भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास हिस्सा रखती हैं 18.6%। तीसरा है पठार, पठार ज़मीन से उठे हुए, ज़मीन से ऊपर उठा हुआ एक पृथ्वी का ऐसा भाग जो मतलब पत्थरों से बना हुआ होता है बेसिकली, और ज़मीन से ऊपर उठा हुआ होता है। ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती इनकी, 10, 15, 20 मीटर इतने ही ऊंचे होते हैं ज़मीन से। तो वो पठारीय भाग हो गया। फोर्थ होता है मैदान, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा है, और ये है हमारे पास 43%। ये क्यों ज़रूरी है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैंने आपको बताया भी था, हिंट भी दिए मैंने आपको, तो उस हिसाब से आप मुझे कमेंट करके बताइए बेसिकली वाई नीड मैदान्स।
हम क्यों क्यों चाहिए हमें मैदान से, ये सब आप मुझे बताइए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इंडिया की लंबाई और चौड़ाई की। अगर हम ऊपर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएं तो हमें कितना सरफेस कवर करना पड़ेगा, कितनी दूर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ जाते हैं तो हमारे पास जो वो निकल के आती है, दूरी निकल के आती है, वो होती है 3214 किलोमीटर। याद रखना कितनी, 3214 किलोमीटर। और हम यहाँ से जाते हैं गुजरात से होते हुए यहाँ, मतलब यहाँ निकल के आएगी 2933 किलोमीटर। तो हमें ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट दे के पूछ लेता है CDS, FCAT और NDA में तो, कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई इतनी है और पूर्व से पश्चिम की इतनी है। दोनों स्टेटमेंट दे देगा, क्या एक सही है, क्या दोनों सही हैं, या दोनों गलत हैं। कुछ भी डिजिट्स दे देगा या फिर सेम डिजिट्स दे देगा अगर दोनों सही हैं तो वो चीज़ें बेसिकली पूछ ली जाती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया के बारे में, मतलब अब आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक का देख लिया पूरा। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो कोस्टल लाइंस हैं, यहाँ गुजरात से लेके और ये वाला जो एरिया है हमारा, मैं आपको एक बार रेड से बता देता हूँ, रेड पेन से। जो हमारा गुजरात से लेकर यहाँ वेस्ट बंगाल तक का एरिया है, यहाँ हमारी कोस्टल लाइंस टच होती हैं। अगर आपको सच में कुछ समझ आ रहा है ना, तो आप अपने दोस्तों तक भी इस चीज़ को शेयर करिए, क्योंकि कोई भी आपको इस तरह से इतनी डेप्थ में चीज़ें नहीं बताएगा जितनी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि सब लोग कोशिश करते हैं लोकेशन ऑफ इंडिया को 2-3 पार्ट्स 2-3 मिनट में बता देते हैं, कुछ लोग तो 10-15 मिनट। लेकिन ये आपके लिए थोड़ा बड़ा हो सकता है, वीडियो 20-25 मिनट का हो सकता है, लेकिन आप लोग देख पाओगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा ये। तो आप उस चीज़ पे फोकस करो, ना कि उस चीज़ पे कि टाइम लग रहा है, क्या बोल रहे हैं। उस चीज़ पे फोकस करो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कितना अच्छा है। तो जल्दी से ना अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी पता चले। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कोस्टल लाइन, तो कोस्टल लाइन में बेसिकली क्या है, यहाँ से ये वाला पार्ट मिलाया और ये वाला पार्ट और ये वाला, ये बांग्लादेश शुरू हो गया यहाँ से, तो ये बांग्लादेश वाला हिस्सा है, ठीक है। तो हमारे क्या है कि यहाँ पे हमारे दमन दीव भी पड़ते हैं, गुजरात के यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ जाता है इधर हमारा। तो अंडमान निकोबार को भी मिलाएंगे हम, और इधर हमारा लक्षद्वीप पड़ जाता है, लक्षद्वीप। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इस तलीय सीमा बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बताता हूँ कोस्टल सीमा, तटरेखा, कोस्टल लाइन, तटरेखा। तो जो इन दोनों को अंडमान निकोबार यहाँ पड़ जाते हैं हमारे अंडमान निकोबार। आपको अच्छे से ड्रॉ करके बता देता हूँ मैं, जैसे बहुत सारे आइलैंड हैं, ये अंडमान निकोबार हो गए, अंडमान हो गए, अंडमान निकोबार मान लो, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। यहाँ हमारे लक्षद्वीप पड़ गए, लक्षद्वीप, ठीक है। तो इन द्वीपों की जो कोस्टल लाइन है उनको मेन लैंड से, मतलब ये भी हमारा पार्ट है, ये भी हमारा पार्ट है, लेकिन हम इस कोस्टल लाइन को, इनकी कोस्टल लाइन को सबको ऐड करेंगे ना, तो हमारा जो कोस्टल लाइन निकल के आता है, कोस्टल लाइन की लंबाई निकल के आती है हमारे पास, वो हमारे पास बन जाती है 7516 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर, ये हमारी कोस्टल लाइन हो गई। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने, या फिर भैया आपने तो कोस्टल लाइन बताई, लेकिन जो इस तलीय सीमा है, जो मतलब यानी जो हम लोग इस तलीय सीमा यानी हम जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई के बारे में तो आपने बताया नहीं। और बेसिकली CDS और FCAT और NDA क्वेश्चन पूछ ही लेता है, SSC भी पूछता है आजकल, तो ये सब क्वेश्चन कॉमन है ना, इसलिए। तो अब मैं बताऊँगा उन चीज़ों के बारे में आपको। तो वहाँ आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि, चलो दूसरा पेज चेंज करते हैं, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। तो वहाँ से आपको एग्जामिनर पूछ ही लेगा अक्सर कि यहाँ सबसे ज़्यादा लैंड को कौन सा वो, मतलब लैंड का पार्ट किस से बॉर्डर शेयर कर रहा है, किस देश से क्या शेयर कर रहा है, तो वह मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उस चीज़ को अच्छे से मतलब नोट करना अपनी कॉपी में, ताकि अच्छे से आप बता पाओ वो चीज़ें।
तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है कि मैप लेना है सबसे पहले, और एक मतलब पॉलिटिकल मैप ले लो इंडिया का, 1 रुपये का आता है एक, तो वो मैप लो और उसमें डिनोट करते रहो चीज़ों को। तो हम जो कुल बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं ना, इधर बांग्लादेश, इधर भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, और ऊपर अफ़गानिस्तान, थोड़ा सा पार्ट अफ़गानिस्तान का, जिसके साथ हम 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। तो हम जो टोटल कुल स्थलीय सीमा शेयर करते हैं वो है हमारी 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर हम शेयर करते हैं टोटल मिला के। तो अब हम वो किस तरह से किस देश के साथ हम ज़्यादा शेयर करते हैं, किसके साथ हम कम शेयर करते हैं, वो अलग अलग डिजिट्स हैं। तो वह मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस देश के साथ हम उस सीमा को क्या नाम देते हैं, उसके साथ हम कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वो, और कितने स्टेट हमारे इंडिया के उसके साथ वो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो हमारे पास मैप है एनसीईआरटी में, वो मैं आपको बताने वाला। तो हमारे यहाँ पे हमारे बेटा जी हैं। कौन है हमारे बेटा जी? अभी चलो आपसे पूछ लिया जाए। अभी आप किसी को पसंद करते हो, उनका नाम है, क्या नाम है उनका? अभी हम उनका नाम ले लेते हैं। सोनिया जी। सोनिया जी, ठीक है। अभी आप गए सोनिया जी के पापा के पास कि अंकल जी, हमें आपकी बेटी पसंद है, हमें उनसे शादी करनी है। अब वो आपसे पूछ ले रहे हैं उनके पिताजी कि बेटा चलो, हमें आपकी मतलब उस पर फ़ख्र है, शख्सियत पे, लेफ्टिनेंट बनने के बाद जा रहे हो ऑफ कोर्स आप, क्योंकि पहले तो आप बेरोज़गार हो, जा नहीं सकते आप। तो वो पूछ रहे हैं कि चलो बेटा बता दो कि हमारे देश की सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर कौन सा देश करता है, हमारा बेटा कौन है हमारे देश का, हमारे देश का पोता कौन है। ये सब आपसे पूछ ले रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हो। अब वो आप पे शक कर रहे हैं कि यार इसका तो CDS निकला है, UPSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया इसने, तो कैसे वे, समझ ही नहीं आ रहा। इसका तो NDA निकला है, इसका तो FCAT निकला है, पर कैसे, समझ ही नहीं आ रहा ससुरा हमको। तो आप उन्हें बताओगे कि हम सचिन भैया के पास पढ़े हैं, हमें सब कुछ पता है। तो हम शुरू करते हैं हमारे पोते से। अब हमारा पोता कौन है वो तो हम आपको बता ही देंगे। हमारे पोते हैं हमारे बिल्कुल ईस्ट की तरफ, जो हमारा देश शेयर करता है, जो 1906 में बांग्ला विभाजन के तहत बना था, बंगाल विभाजन, ठीक है। देखो हमने आपको हिस्ट्री भी याद करा दी है ना यहाँ से, तो याद रखना, ठीक है। तो यहाँ ये बांग्लादेश की सीमा है जो हमारे देश के साथ शेयर करती है। बांग्लादेश की सीमा मैं ड्रॉ करता हूँ, आप मेरे को स्टेट गिन के कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कितने स्टेट्स हैं। अब भी यहीं की यहीं स्टॉप करो वीडियो अपना, ठीक है। और वहाँ से समझ आ रहा है कुछ, या फिर ऐसे देखे जा रहे हो, या फिर देख ही नहीं रहे हो, मतलब छोड़ दिया ऐसे ही शुरू करके। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कितने अपने स्टेट हैं जो इनके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो अब हम बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा शेयर करते हैं, अब मैं आपको यहाँ लिख के देता हूँ। हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, लंबाई है हमारी जो सीमा है उसकी 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। अब ये तो आपने याद कर ली, ये सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा शेयर करते हैं हम। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, एग्ज़ामिनर पेपर को थोड़ा ट्रिकी बनाने की कोशिश करता है। आप लोग याद रखो हमेशा, जो हमारी ये 7 सिस्टर्स है ना, इनको अच्छे से याद रखना बस एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ामिनर पेपर को ज़रूर ट्रिकी बनाता है। तो आप लोगों को अच्छे से यहाँ स्टेट दिख रहे होंगे जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आप मुझे जल्दी जल्दी उनका नाम बताओ एक बार,
ये कौन कौन से बॉर्डर यहाँ सीमा शेयर करते हैं? जल्दी से बताओ, कमेंट करो, जल्दी 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 जल्दी, बेटा जल्दी करो, ऐसे पार नहीं पड़ेगी भैया, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको, वरना तो सोनिया के पिताजी नहीं मानेंगे, वो कहेंगे ससुरा तुम्हें तो यही नहीं पता, तो कैसे मानेंगे वो? चलो हम आपको बताते हैं। पहला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से 1906 में बंगाल विभाजन के तहत अलग कर दिया गया था। फिर 1947 तक तो बांग्लादेश भी हमारा ही पार्ट था ना भैया। फिर 1971 तक, 1947 से 71 तक ईस्टर्न पाकिस्तान था इसका नाम, पता होगा ना आपको इतना तो। फिर हमने आज़ाद करवाया था। शक्ति वाहिनी याद होगी, सुना होगा कहानियों में, अक्सर पॉडकास्ट सुने होंगे। तो 1971 में हमने इन्हें बना दिया था। हमने हमारे पोते का जन्म करवा दिया था उस समय, और हमारा पोता आज खूब बड़ा हो चुका है, बेटे से बड़ा हो चुका है। आपको पाकिस्तान के हालात तो पता ही होंगे क्या चल रहे हैं, लेकिन हमारा पोता एकदम दम चल रहा है, क्योंकि उसका कहना है हम हमारे दादाजी का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब पहला जो स्टेट है वो बना हमारा पश्चिम बंगाल। अभी पहला बना नहीं, स्टेट बने थोड़ी ना है, वो तो लैंड तो एक जगह ही रहेगी ना, लेकिन आपको याद करवा रहे हैं हम चीज़ें। दूसरा है असम। अब असम भी आपको एक इम्पोर्टेंट राज्य है। यहाँ कौन सी नदी निकलती है यहाँ से, कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है? अरे यार कर दिया करो कमेंट, ताकि हमें पता चले। ये सोच रहे हो, अरे चलो कोई नहीं भैया पढ़ा रहे हैं, पढ़ लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं होगा। तीसरा स्टेट होगा मिज़ोरम। चौथा कौन होगा? त्रिपुरा। और पांचवा क्या होगा, जल्दी से बताओ? मेघालय। मेघालय मतलब मेघालय किस चीज़ के लिए फेमस है? मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है हमारे इंडिया में, इस चीज़ के लिए मेघालय फेमस है। तो याद रखोगे या फिर नहीं रखोगे? तो आपको मैंने एक देश बताया, बांग्लादेश, जो हमारे साथ सीमा शेयर करता है सबसे ज़्यादा। कितनी? 4096.7, 4096.7 सीमा शेयर करता है हमारे साथ किलोमीटर्स में, ठीक है? कितने राज्य हुए? 5 राज्य। 5 राज्यों के साथ मिलके, 5 राज्यों के साथ मिलके हमारे साथ सीमा शेयर कर रहे हैं हमारे पोताजी, 5 राज्य, ठीक है? अब दूसरे नंबर पे हमारे पास में आते हैं चिंग चांग चो। समझ रहे हो चिंग चांग चो क्या है, समझ रहे हो ना? भाई साहब बहुत, मतलब क्या ही बताएं इस देश के बारे में, तो हम आपको ना ही बताएं तो अच्छा है, पर भैया क्या करें, बताना पड़ता है। यूपीएससी बोर्ड मेंबर को थोड़े ना पता है कि आपके भैया ने आपको इनके बारे में क्या बताया है। उन्हें तो लग रहा होगा कि अच्छे हैं, हम तो हिंदी चीनी भाई भाई में यकीन रखते हैं, पर उन्होंने हमारे साथ जो किया 1962 में, सही नहीं किया वो यार। मतलब हमसे हमारा ये वाला पार्टी ले गए वो, और जो हमारी जो लाइन थी, जिसे हम बोला करते थे मैकमोहन लाइन, ये वाली लाइन है, इसको मैकमोहन लाइन बोला करते थे, इसे तो ले गए यार वो हमसे। अभी इसे हम बोलते हैं LAC, LAC सॉरी, LIA लिख दिया था मैंने, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये बोलते हैं हम इसे। अभी मैंने आपको बांग्लादेश बताया था, तो आप मुझे बता सकते हो कि बांग्लादेश के साथ जो हम सीमा शेयर करते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? अरे भाई बताओ यार, याद दिलाया करो मुझे कि भैया ये नहीं बताया, क्योंकि हम तो आप पे छोड़े जा रहे हैं कि इतना तो आपको पता होगा, पर तुम्हें तो कुछ नहीं पता लल्ला। तो आप लोग, हम सभी लोग इसे जानते हैं रेड क्लिफ लाइन से। रेड क्लिफ रेखा के नाम से हम इसे जानते हैं। कौन सी लाइन? रेड क्लिफ रेखा। अब हम बात कर रहे हैं हमारे चिंग चांग चोंग के बारे में, हमारे जो पड़ोसी हैं। अभी जो हमारा G20 समिट हो रहा है ना, नहीं आ रहे हैं यहाँ के राष्ट्रपति जी सी जिनपिंग साहब, नहीं आ रहे हैं।
क्योंकि हमारे देश की एक थ्योरी है कि हमारा पड़ोसी भी तरक्की करे लेकिन हम भी तरक्की करें, लेकिन इन लोगों की थ्योरी है हम ही तरक्की करें बेटा और कोई नहीं करे। ये तो हमारे अरुणाचल प्रदेश पे भी अपने अक्साई चीन का हिस्सा बता रहा है। लेकिन ससुरा अब इन्हें कोई समझाओ कि भारत 1962 वाला नहीं है अभी, अब भारत बहुत आगे निकल गया है। तो बताओ इन्हें, इसे बोलते हैं हम मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, ठीक है। मैकमोहन रेखा किसे बोलते हैं? मैकमोहन रेखा बोलते हैं भारत और चीन के मध्य की बॉर्डर को, ठीक है। अब आपको इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि हम चीन के साथ भी 5 स्टेट, हमारे 5 राज्य हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। जिसमें पहला राज्य है, पहले ये बता देता हूँ कितनी है ये है 3488 किलोमीटर। अभी आपके से सोनिया जी के पिताजी ने पूछ लिया कि बेटा चलो बताओ 5 राज्य कौन कौन से हैं। अब आप क्या जवाब दोगे? अगर उन्हें पता चल गया कि ये सचिन भैया के पास पड़े हुए हैं तो मेरी तो नाक कट जाएगी। तो अच्छे से नोट कर लो उस चीज़ को। हम आपको NCERT पढ़ा रहे हैं, 11th क्लास की पहला चैप्टर लोकेशन ऑफ इंडिया। आपको पता है ना ये चीज़। तो अब मेरी नाक तो कटनी नहीं है और आपकी भी नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। तो पहला राज्य है जो यूटी है जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा है HP मतलब हिमाचल प्रदेश। तीसरा है UK यूनाइटेड किंगडम। नहीं बेचा नहीं, ये है उत्तराखंड। यार हमारे पास भी UK है। UK वाले खुश होते हैं हमारे पास ही UK है। नहीं, हमारे पास भी है, हमारे पास पर उत्तराखंड है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है। हम एक दूसरे की आज़ादी में यकीन रखते हैं, हम किसी के ऊपर कॉलोनाइजेशन थोप नहीं सकते। हम इंडिया शुरू से ही ऐसे रहे हैं, तभी तो हमारे ऊपर इतने अटैक होते रहे हैं। चलो हम हिस्ट्री में ना जाते हैं, पहले हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। चौथा स्टेट हुआ कौन सा? सिक्किम। और 5वां हुआ अरुणाचल प्रदेश। आप इसको 5 राज्य नहीं लिखे, 4 राज्य एंड 1 UT, ठीक है। तो हम आपको हाईलाइट कर दे रहे हैं ये वाला, ठीक है। लद्दाख, पहले इसको उसके नाम से जानते थे हम, JNK के नाम से, लेकिन अभी लद्दाख, ठीक है। तो हम यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं लद्दाख UT, ठीक है। याद रखोगे 4 राज्य। चलो हम UT को अलग मार्कर से मार्क कर देते हैं और इनको अलग मार्कर से। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। याद रखना कि कौन से राज्य चीन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, कौन से राज्य इसके साथ, बांग्लादेश के साथ, क्योंकि मैंने अभी आपको 2 ही राज्य पढ़ाए हैं। अब हमारे पास जो निकल के आता है वो हमारे बेटा जी। यार इनको पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है हमसे, इनको कुछ समझ ही नहीं आता, बकलोल हुए पड़े हैं तो पूरे। हमारे यहाँ से निकल जाते हैं YT, यूट्यूब के CEO, यहाँ से भी निकलते हैं YT, TY तहरीक तालिबान, ऐसे निकलते हैं। यहाँ के भी CEO तो निकलते हैं, पर वो किसी और चीज़ के, फेमस ही उन चीज़ों के लिए हैं। अब हमारे साथ हमारा बेटा जो बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान, वो शेयर करता है हमारे साथ टोटल लैंड बॉर्डर 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। अब इसके साथ जो हमारे स्टेट वगैरह बॉर्डर शेयर करते हैं और UT, एक तो UT होगा JNK, ठीक है। और स्टेट होंगे राजस्थान सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, गुजरात और पंजाब। ये 3 राज्य है और 1 UT। 3 राज्य और 1 UT, ठीक है। याद रखना 3 राज्य और 1 UT हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब चौथा हमारे यहाँ निकल के आता है
बहुत छोटा सा चुन्नू सा जो वो है देश, जो लैंड लॉक है, बिल्कुल डिपेंडेड है इंडिया पे। अभी यहाँ से हमारी सेना में जहाँ आप जाने वाले हो ना, वहाँ आपको स्पेशल फोर्स मिलेगी, एक गोरखा रेजिमेंट। जो गोरखा कहाँ के लोगों को बोलते हैं? नेपाल के पहाड़ी लोग होंगे वो। तो नेपाल के पहाड़ी लोग हमारी सेना में गोरखा के रूप में आते हैं, और हमारे जो कारगिल वॉर हुआ था उसमें भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी गोरखाओं ने, बहुत अच्छा काम किया था। अप्रिसिएट करना चाहिए यार इन लोगों को। मतलब क्यों, मतलब हमें इन लोगों के ऋणी हैं एक तरह से हम। बेशक हमारे यहाँ जॉब करते हैं ये लोग, लेकिन ऋणी हैं हम इन लोगों के एक तरह से। तो ये हमारा नेपाल हुआ। नेपाल हमारे साथ जो टोटल लैंड बॉर्डर शेयर करता है वो हम आपको यहाँ लिखवाए रहे हैं। हमारे साथ शेयर करता है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। अब राज्य तो आपको दिख ही रहे होंगे, 4 राज्यों के साथ शेयर करता है, 4। और एक अच्छे से आप अगर मैप को जूम करके देखोगे ना तो आपको दिखेगा कुछ। हमारे पश्चिम बंगाल भी इधर से आ रहे हैं, ये देखो ये आ रहे हैं, मतलब 5 राज्यों के साथ। तो आप जल्दी जल्दी से वो लिख लीजिए: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एंड पश्चिम बंगाल, ये हमारे नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब एक देश हमारे जो साइड में पड़ता है उसका क्या नाम है? म्यांमार। यहाँ डिक्टेटरशिप है, अगर आपको पता हो तो। हमारे डेमोक्रेटिक देश के पास में एक देश है जो डिक्टेटरशिप का शिकार है इस समय। यहाँ की सेना का चलता है यहाँ पे शासन। म्यांमार के साथ हम लोग जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो हम लोग 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। और जो राज्य हैं वो हमारे जो राज्य हैं वो 4 राज्य हैं जो हमारे यहाँ बॉर्डर शेयर करते हैं। हमारे 4 राज्य हैं वो आप लिख सकते हैं। पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, एपी। दूसरा राज्य है नागालैंड, एनएल। तीसरा राज्य है असम, एएस। चौथा राज्य है, सॉरी असम शेयर नहीं करता, असम शेयर करता है भूटान के साथ। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, एमएन और मिजोरम, एमजेड, ये 4 राज्य हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब हम बारी आती है भूटान की। भूटान एक प्यारा सा देश है जो टोटली टूरिज्म पे बेस्ड है, और इंडिया से और चाइना से घिरा हुआ है। प्यारा सा राज्य भूटान। भूटान के साथ जो इंडिया है वो बॉर्डर शेयर करता है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर भूटान के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें 4 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और चौथा सिक्किम। सिक्किम, ठीक है, याद रखोगे क्योंकि पूछ ले जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। अब हमारे ऊपर हमारे यहाँ पढ़ते हैं अफ़गानिस्तान। ये देखो छोटी सी बाउंड्री शेयर कर रखी है हमने इनके साथ। अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर की, 106 किलोमीटर की। J&K से अभी तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दिया जिसे हमने 19 में। लद्दाख से हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं ये लोग, ये देख सकते हैं। अभी J&K है वो हमारे ऐसे होते हुए, सॉरी, हाँ, ये हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र हो गया, ये हमारा POK वाला क्षेत्र हो गया। पहले मुझे भी नहीं पता था POK और गिलगिट बाल्टिस्तान में अंतर। मैं सोचता था ये पूरा ही POK है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चा। अभी सोनिया जी के पिताजी ने पूछ लिया तो आप क्या जवाब दोगे? आपका तो रिश्ता कैंसिल हो जाएगा। फिर आप मुझे दोस्त दोगे कि भैया आपने बताया नहीं हमें, हम तो पहले ही बताए दे रहे हैं भैया, देख लो आपको रिश्ता कैंसिल करवाना है या नहीं। गिलगिट बाल्टिस्तान है, वहाँ पे जो ये वाला एरिया है, ये पहले यहाँ से सीधा ना अफ़गानिस्तान से जस्ट ऊपर पहले USSR शुरू हुआ करता था। हम इसकी स्टोरी आपको बाद में बताएंगे कभी,
पहले तो हम आपको लोकेशन ऑफ इंडिया ही पढ़ा लेते हैं। हम इसकी स्टोरी बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, तो इसकी स्टोरी भी आपको जानना ज़रूरी है। पहले अब आप लोग एनसीईआरटी का एक बार रीडिंग मार लीजिए, जिससे आपको पता चले कि क्या, कहाँ, क्या, कैसा है, इन चीज़ों के बारे में आप जानें। ठीक है भैया। हाँ, अब हम आप लोगों को जो बताने वाले हैं, इसकी रीडिंग मारिए पहले, फिर हम आपको और बताएंगे। इम्पोर्टेंट होगा, मैं उसे हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है। एक तो मानक मील, यह एक दूरी की इकाई होती है मील, जो समुद्र वाले क्षेत्र और मैदान वाले क्षेत्र दोनों में अलग अलग होती है। ठीक है, उसे याद रखना। जो समुद्री होगा उसमें 1.8 किलोमीटर में 1 मील होगा, और जो मैदान में होगा उसमें 1.6 किलोमीटर में 1 मील होगा। अब हमारा जो नेशन है उसका मैंने आपको बताया कि पूर्व से पश्चिम, ठीक है, और ये पूर्व से पश्चिम ये रही ये वाली 2933, और उत्तर से दक्षिण ये वाली रही। इस चीज़ को याद रखना। हम आपको समय जोन के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको ये बता रहे हैं। चलो हम आपको समय जोन बताते हैं। समय जोन मतलब इमेजिनरी लाइन्स हैं ये एक तरह से, ये हमारी अर्थ है। चलो हम आपको बता देते हैं। यार यहाँ तो पेन चल ही नहीं रहा ससुरा, चलो यहाँ बताते हैं। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। यहाँ कहीं हमारा इंडिया है, ऐसे इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, सोल्जेवास, ये सब वगैरह हो गया। यहाँ से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, और यहाँ से चलो अभी तो हम इतना ही जानकारी लेते हैं इन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि समय कैसे नापा जाता है। तो हमारे जो देश होगा उससे एक इमेजिनरी लाइन गुजरी हुई है 82.5 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 82.5 डिग्री पे। 82.5 डिग्री पे एक इमेजिनरी लाइन गुजरी हुई है, जो हमारे समय का निर्धारण करती है। समय का निर्धारण करने वाली रेखा, यानी समय मानक रेखा बोलते हैं उसे, वो हमारी है 82.5 डिग्री पे। अब आप लोगों से एग्जामिनर पूछ लेगा कि समय मानक रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो हम आपको एक बार मैप में ले चलते हैं, तो हम वहाँ से आपको बताएंगे। जो समय मानक रेखा है वो हमारे इस यहाँ से ऐसे गुजरते हुए एमपी से निकलते हुए, एमपी फिर यहाँ से छत्तीसगढ़ से निकलेगी, छत्तीसगढ़, चलो इससे बता रहे हैं, एमपी से निकलते हुए छत्तीसगढ़, ओडिशा, और फिर आंध्र प्रदेश से निकल जाएगी, ऐसे निकलेगी। ये हमारी समय रेखा है, समय मानक रेखा, जो 82.5 डिग्री ईस्ट से होकर गुजरती है। अब समय का एक फंडा भी है, जैसे जैसे हम लोग वेस्ट टू ईस्ट आएंगे तो समय कम होता जाएगा, और ईस्ट टू वेस्ट आएंगे, ईस्ट टू वेस्ट, तो समय यहाँ कम, यहाँ समय ज़्यादा, मतलब टाइम बढ़ता रहेगा ज़्यादा, ठीक है। तो क्योंकि सूर्य है वो ईस्ट की तरफ उगता है, अगर इसे हम ग्लोब माने तो सूर्य इस साइड उगेगा ईस्ट में, क्योंकि और उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है जापान को, उगते हुए सूरज का देश। सूरज का देश जापान, ठीक है। तो अभी आपको समय मानक रेखा याद रखनी होगी। पहला आंध्र प्रदेश, चलो मैं आपको ये कलर चेंज कर लेता हूँ पहले, फिर उससे आपको बताऊँगा। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा ओडिशा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा एमपी, पांचवा उत्तर प्रदेश। याद रखोगे। और उत्तर प्रदेश से कौन सा देश सीमा शेयर करता है? नेपाल, ये भी याद रखना। अब जो GMT है, GMT ग्रीनविच टाइम रेखा बोलते हैं उसे,
वो है GMT है, वो हमसे IST इंडियन टाइम स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, सॉरी IST, हाँ यहाँ समझा रहे हैं हम आपको, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, GMT ग्रीनविच मानक टाइम, ये है, ये हमारा जो IST है इससे 5.5, ये हमारे IST से 5.5 घंटे प्लस है। मतलब हमारे अगर यहाँ रात के 12 बजे हैं, मतलब 12 बजे हुए हैं अभी दोपहर के, तो USA में शाम के 5.5 या 6 के अराउंड का समय हो रहा होगा। जैसे जैसे समय मानक रेखाएं आगे बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे समय भी बढ़ता जाता है, यानी ईस्ट टू वेस्ट बढ़ेंगी, मतलब इधर बढ़ेंगी, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो समय भी बढ़ेगा, तो समय बढ़ता रहेगा। और जो समय है वो ऐसे डिग्रियों के अकॉर्डिंग हम इसे बढ़ा हुआ बताएंगे। जैसे हमारा जो समय है, एक जो वो होगा, एक में समय होगा वो बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे डिग्रियाँ बढ़ेंगी ईस्ट टू वेस्ट जाने में वैसे वैसे समय बढ़ता रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे हमारे देश के अंदर से निकलने वाली ये लाइन आपको दिख रही होगी, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, कौन सी रेखा बेटा? कर्क रेखा, इसे बोलेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा ये हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होके? 8 राज्यों से होके। कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री पे गुजरती है हमारे देश से, 23.5 डिग्री पे, ठीक है। हाँ चलो, मैं आपको एक बात और बताना भूल गया, हमारे देश के जो माप है उसके अकॉर्डिंग वो हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारा देश है वो ऊपर, मतलब कश यहाँ पे जो पॉइंट है हमारे देश का, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल वो है 8 डिग्री 4 मिनट, और जो इंदिरा पॉइंट है वो यहाँ पे है, वो है 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ जो पॉइंट है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ वाला पॉइंट है वो है हमारे देश का 68 डिग्री 7 मिनट। अब इन चीज़ों को मैंने आपको बताया, पर ये चीज़ें याद रखना, बेसिकली ये ओल्ड पैटर्न पे बेस्ड है, तो ये इतना नहीं पूछता। अभी कर्क रेखा के बारे में CDS फर्स्ट 2023 में पूछा गया था कि कितने राज्य समुद्र तटीय रेखा से अपनी सीमा लगाते हैं, जो जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। पहला तो हो गया गुजरात, दूसरा हो गया पश्चिम बंगाल, क्योंकि त्रिपुरा की भी नहीं लगती, मिजोरम की भी समुद्र तटीय रेखा नहीं लगती, बाकी राजस्थान की भी नहीं लगती, मध्य प्रदेश लैंडलॉक है, झारखंड भी लैंडलॉक है, ये सब लैंडलॉक हो गए, तो इनकी सीमाएं नहीं लगती हमारे देश से। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि कर्क रेखा कितने राज्यों में से होकर गुजरती है, ये सब चीज़ें आप लोग याद रखोगे, और ये मतलब एग्जामिनर इनको ध्यान में भी रखता है इन चीज़ों को कि कब बच्चे से क्या पूछना है, एग्जामिनर को अच्छे से पता है, क्योंकि उसने UPSC में सर्व किया है बेटा बहुत टाइम तक। तो आप लोग देख सकते हैं कर्क रेखा गुजरती है, हम आपको हाईलाइट करके बता देते हैं। कर्क रेखा गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, और आंध्र प्रदेश से तो हमारी टाइम जोन गुजरती है। आप लोगों को याद नहीं आया होगा, मुझे याद है, लेकिन आप लोग ढीठ हो रखे हो, अब पढ़ना तो है नहीं आपको। हमारा झारखंड से होके गुजरती है, ओडिशा से भी नहीं गुजरती हमारी ये रेखा, पर आपको तो नहीं याद आई, मुझे पता है। हमारे पश्चिम बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गए, तो इनको अच्छे से याद रखो। और जो कर्क रेखा है जो हमारे टाइम जोन को काटती है, मतलब ये देखो दोनों रेखा एक जगह मिल रही है ना यहाँ पे,
इस पॉइंट पे हमारी ये रेखाएं मिल रही हैं, ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ मिलती हैं? छत्तीसगढ़ में मिलती हैं बेटा। कहाँ? छत्तीसगढ़ में टाइम जोन और कर्क रेखा आपस में मिलती हैं। तो उस चीज़ को अच्छे से याद रखो। और हमारा जो देश है ना, एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पे किसी महासागर का नाम रखा गया है। हमारे जस्ट यहाँ पे ये जो है, ये हिंद महासागर है, इसे हमारे देश के नाम से जोड़ा गया है। ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज़ सुना होगा कि 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो डिग्री चैनल क्या होते हैं? आप लोग मुझे कमेंट करो यार, और एक बार मुझे बताओ कि डिग्री चैनल होते क्या हैं और यूटी क्या होती हैं, ये आप मुझे बताइए। और एक बार डिग्री चैनलों के बारे में तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि ये होते क्या हैं, कैसे इनमें मतलब कैसे डिवाइडेड हैं ये चीज़ें, ये सब चीज़ें बताइए। और मैं आपको ये सब नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम समय निकालना सीखेंगे कि किस तरह से हम एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में समय निकाल देते हैं, और जो हमारी पृथ्वी है स्ट्रक्चर उसको भी समझेंगे। और स्पेसिफिकली तो हम जो हमारे यूटीज, जो हमारे द्वीप हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दीव दमन, उनको समझेंगे, उनके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे एक बहुत अच्छे वे में। ठीक है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप देख लीजिए एक बार। एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये मैंने आपको बताया था अभी, अगर आपको याद हो तो जल्दी से इसको याद कर लीजिए। ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छे होते हैं ये क्वेश्चन। सबसे लंबी सीमा मैंने बताई है आपको। ये भारत 7वां है, तो कौन सा भारत से बड़ा है? चाइना हमसे बड़ा है। ठीक है। समय जोन कौन सा मानते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। और नदियों के बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन अगले चैप्टर में अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम वाले चैप्टर में सिंधु नदी को हम नहीं काटेंगे, क्योंकि सिंधु नदी पाकिस्तान में चली जाती है, तो वो नहीं काटेंगे। क्योंकि यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा ये इंडिया में, ये पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये चीज़ें आप याद रखें, अपना अच्छे से ख्याल रखें और चीज़ों को अच्छे से रिवीजन करते रहें, जिससे कि टफ ना हो आप लोगों के लिए चीज़ें। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके नॉन में कोई प्रिपरेशन कर रहा है CDS 1 2024 या फिर NDA 1 2024 या फिर AFCAT 1 2024 या फिर CAPF AC असिस्टेंट कमांडेंट, देखिए बेटा अच्छे से आप इस YouTube चैनल पे डिफेंस वाइब बनाया भी आप लोगों के लिए ही है, ताकि आपको एक अच्छा नॉलेज फ्री में प्रोवाइड किया जा सके। अगर आपको अच्छा नॉलेज और लेना है तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं। हम आप लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं एक अच्छा पेड बैच लाने के लिए, जिसमें आप लोगों को इंग्लिश जो CDS है, मैं आपको उस चीज़ के बारे में एक बार ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपको कौन सी क्या रैंक मिलती है, कहाँ पोस्टेड होते हो, क्या एग्ज़ाम है ये। अब आप लोग एक बार CDS के बारे में जान लीजिए। अगर आपका कोई दोस्त, भाई, बहन अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, या फिर उसके लिए आप सोच रहे हो उसके लिए क्या चीज़ें, आप उससे किस चीज़ में उसका करियर है, तो एक बार आप डिफेंस को ज़रूर ट्राई करें। क्योंकि हम लोग देश में सर्व कर रहे हैं 75 साल से, लेकिन हमने देश के लिए सर्व नहीं किया ना, तो हमें सर्व करना चाहिए अपने देश के लिए। आर्मी अपने आप में एक डिसिप्लिन है, तो आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो आप लोगों का CDS का मैं यहाँ बताने वाला हूँ। CDS में OTA का बताऊँगा यहाँ पे मैं आपको, और IMA दोनों का, IMA OTA, ठीक है। IMA, IAF, इंडियन एयरफोर्स, INA, इंडियन नेवल एकेडमी, ये सब चीज़ें अलग हैं और OTA अलग है। यहाँ आपके 3 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा वो होगा इंग्लिश का, और दूसरा पेपर होगा वो होगा जनरल नॉलेज, तीसरा पेपर होगा वो होगा मैथमेटिक्स, मैथ का। और OTA में आपके 2 पेपर होंगे,
सेम डे सेम पेपर। पहला पेपर होगा इंग्लिश का, दूसरा पेपर होगा जीके का। यानी आप ओटीए और आईएमए वाले एक साथ पेपर देंगे, जिसने प्रेफरेंस में ये सब भरा है वो तो ये तीसरा पेपर भी देगा, वरना तो 2 पेपर देके बाहर आ सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ओटीए भी प्रेफरेंस में भरा है, आईएमए भरा है, तो आप आईएमए का पेपर ओटीए का दे लिया, मतलब दोनों पेपर दे लिए, ओटीए के काबिल तो हो गए, आप बाहर आ गए। ऐसा नहीं चलेगा बेटा, आपको तीनों पेपर देने पड़ेंगे। अगर आप क्वालिफाइंग नहीं करते तो भी, अगर आप इन दोनों में क्वालिफाई होते हैं और ओटीए प्रेफरेंस में भरा है आपने, तो आप ओटीए में क्वालिफाई करोगे। तीनों में क्वालिफाई होते हो तो आप दोनों में क्वालिफाई करोगे। कट ऑफ दोनों की अलग अलग रहती है। तो उसके बाद आपका एसएसबी होता है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। एसएसबी बैठता है जो आपका अच्छा खासा 5 दिन का इंटरव्यू होता है। पहले दिन आपके अलग प्रोसेस होगा, फिर आप कुछ लोग स्क्रीन आउट होकर बाहर आ जाएंगे, कुछ लोग अंदर रहेंगे, फिर उनका 5 दिन इंटरव्यू चलेगा। इस तरह से प्रोसेस होती है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, उसके बाद आपकी मेरिट आती है, उसके बाद आप एकेडमी जाते हो, जहाँ आप लोग बहुत अच्छा सीखते हो, मतलब आप टॉपर्स बन जाते हो किसी चीज़ के लिए। तो आपको, अगर आप लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं बाद में, तो आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है। अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्लाइंग ऑफिसर बनाया जाता है। अगर आप नेवी ज्वाइन करते हैं तो आपको सब लेफ्टिनेंट बनाया जाता है। फिर आप टाइम टू टाइम प्रमोट होकर आर्मी में कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, सबसे बड़ी रैंक होगी जनरल। और आप अगर नेवी में हो तो आपको उस तरह से लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कमांडर, रियल एडमिरल, वॉइस एडमिरल, एडमिरल, ये बनाए जाएंगे। एयरफोर्स में भी सेम, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयरफोर्स, एयर कमांडर, वॉइस, एयर वॉइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, ये बनाया जाता है। और एफ कैट में आप लोगों के लिए 2 एंट्रियाँ होती हैं। एफ कैट होगा आपके लिए 2 एंट्रियाँ होंगी, एक तो टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल तो फ्लाइंग ब्रांच में जाएंगे, नॉन टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी में रहेंगे। ये आपका एफ कैट होगा। एफ कैट 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आपसे, जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, ये पूछी जाती हैं। ठीक है, ये आप जीएस पैटर्न देख सकते हो सीडीएस का, अभी ऊपर नीचे हुआ है परसेंटेज इन सब चीज़ों का। तो वो आप लोगों को मैं धीरे धीरे क्लासेस होंगी, या फिर आप मेरे पेड बैच में ऐड होंगे ना बेटा, तो आपको अच्छे से समझ आएंगी। आप लोगों को किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आज तक इस तरह से मैं अच्छे से, मतलब ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को इस तरह से प्रेजेंट करूँ ताकि जो 2024 का पहला सीडीएस, एनडीए और एफ कैट होगा, उसमें जीएस और इंग्लिश अपने ही बैच से आए। मतलब मैं आपको बाद में, मैं आपको प्रमाण नहीं दूंगा, लेकिन आप लोगों को लग जाएगा। मैं प्रमाण भी दे दूंगा अगर आप लोग मांगोगे तो, लेकिन आप एक बार ट्रस्ट कीजिए, अपने दोस्तों, अपने भाइयों के साथ शेयर कीजिए इन वीडियो को। या फिर एनडीए में के बारे में आपको बता दूं, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए मतलब ये जो एग्ज़ाम है ये 12th पास होना चाहिए बच्चा, उसके लिए है। सीडीएस और एफकेट ग्रेजुएट के लिए है। तो यहाँ 2 पेपर होंगे आपका, पहला मैथ का, यहाँ मैथ अलग होती है, यहाँ 11th 12th की क्लास वाली मैथ होती है। यहाँ दूसरा जीके का, जिसमें इंग्लिश भी ऐड होता है आपका, और अच्छा खासा वेटेज होता है साइंस का। साइंस में भी केमिस्ट्री और फिजिक्स का, केमिस्ट्री और फिजिक्स का अच्छा खासा वेटेज होता है यहाँ एनडीए में। तो आप लोग अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो आप लोगों को अगर जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो, और कमेंट्स में मुझे अपने डेली रूटीन के बारे में बता दिया करिए कि भाई आज ये पढ़ा, आज ये पढ़ा। एक अच्छा बाउंड बनाने की कोशिश करेंगे आज से हम, कि एक दूसरे के लिए अच्छे रहें हम लोग। तो ये कोशिश रहेगी मेरी आप लोगों के लिए। तो जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए यार, और क्या है। और बाकी तो सब मैंने आपको बता ही दिया आज जो बताना था। ये हमारा लोगो है, डीवी डिफेंस वाइब, और हमारा प्यारा इंडिया है ही, हमने खुद ने बनाया। ये कोशिश कर रहे हैं कि एक नए सिरे से एक नई जर्नी शुरू की जाए। तो आपका सपोर्ट चाहिए, आपका ट्रस्ट चाहिए, जो हम कभी ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, मेरा नाम है सचिन। तो
हम आपको नेक्स्ट वीडियो से टेलीग्राम इंस्टाग्राम की भी जानकारी दे देंगे। तो चलो ठीक है, बाय। ठीक है बेटा।